हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले वर्ल्ड हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग आज देखेंगे। आज वर्ल्ड हिस्ट्री एकदम बेसिक सिलेबस मतलब शुरू करेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव का विकास कैसे हुआ और सभी चीज़ें इसमें देखेंगे। कि सबसे पहले तो हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे, शुरू करेंगे आज का वीडियो चार्ल्स डार्विन से। चार्ल्स डार्विन, ये हमारा नाम है। चार्ल्स डार्विन क्या थे? आप सबके दिमाग में चार्ल्स डार्विन का नाम सुन के समझ आएगा कि क्या कोई ये मछली वछली का नाम है क्या चार्ल्स डार्विन? तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक हमारे क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। इन्हें आप वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, प्राकृतिक इतिहास के विज्ञान भी कह सकते थे, पुरातात्विद भी कह सकते हैं। ये थे। दरअसल इनको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हीं से जो है कि हमारे विकास, इनसे पहले मान लीजिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक डार्विन की लिखी हुई पुस्तक है। इस पुस्तक में डार्विन ने बताया कि मानव प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई। उन्होंने प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में बताया और उनके क्रमिक विकास के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पहले सभी प्रजातियों का विकास उन समुद्र के तट पर हुआ, फिर धीरे धीरे उन्होंने वो प्रजातियाँ अपना विकास करते करते आज के सभी स्वरूप में सारी प्रजातियाँ आई। तो इस पुस्तक में उन्होंने प्रजातियों के विकास की बात की। ये 1859 में उनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक के प्रकाशन से पहले सामान्य धारणा लोगों में यह थी कि जो सारी प्रजातियां हैं, स्पीसीज जो है उनको किसी एक दैवी शक्ति माने ईश्वर ने बनाया है। इससे पहले कोई मतलब कि कोई खोज नहीं था, कोई अवशेष नहीं मिला था, उस पर कोई अध्ययन नहीं था। इसलिए दरअसल बात यह है कि जैसे बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट भाग 1 है, उसमें बताया गया है कि लोग स्पीसीज मतलब प्रजाति जो लोगों का उत्पत्ति हुई, प्रजातियों की उत्पत्ति हुई, सभी जीव जंतु जितने भी पृथ्वी पे उन्हें क्या बनाया? उन्हें ईश्वर ने बनाया। और उनकी जो जनसंख्या मतलब लीजिए आकृति और संख्या हो वो सदैव से क्या है? निश्चित रही है। लोगों की यह धारणा थी। जब डार्विन ने अपनी पुस्तक 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जब उन्हें प्रकाशित की, मतलब कि प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, तो क्या हुई? सभी लोगों को बहुत ही इन सब की धारणा को पलट दिया। और ये सब जो लोग धार्मिक मान्यता को मानने वाले लोग थे, उनको क्या लगा? बहुत उनको ठेस पहुंचा कि अरे ऐसे कैसे हो गया कि हमारी मतलब जो हमारी सदियों से चली आ रही परंपरा कि ईश्वर ने हमें बनाया, उन सबको बहुत उन्होंने लगा। इन्होंने सिर्फ उन लोगों को बुरा ही नहीं लगा, बल्कि उन्होंने इसका कड़ा मतलब डार्विन का कड़ा विरोध भी किया कि ऐसा कुछ बात नहीं है। उनको कड़ा विरोध किया, लेकिन जो भाई सच है तो सच ही रहेगा। फिर ये जो स्पीसीज तक बात रही, फिर उसके बाद यह क्वेश्चन मनुष्य के लिए भी पूछा जाने लगा कि भाई हम लोगों का मतलब मानव का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो एक पुस्तक इन्होंने डार्विन ने लिखी 1871 ईस्वी में, डिसेंट ऑफ मैन करके। डिसेंट ऑफ मैन इसमें एक पुस्तक प्रकाशित किया 1871 में। इसमें डार्विन ने बताया कि मतलब कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, और उन्होंने बताया कि मानव की जो उत्पत्ति हुई वो एक लंगूर या फिर चिंपैंजी बंदर से हुई। तो अब जो ये धार्मिक मान्यता वाले लोग थे उनको और बुरा लगा। अरे भाई, हमारी उत्पत्ति क्या बंदर से हुई है? क्या हम बंदर से हमारी उत्पत्ति हुई? मतलब हमारे पूर्वज बंदर थे? लेकिन ऐसा हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। तो इन लोगों को क्या हुआ? बहुत आघात पहुंचा। जैसे कि बाइबिल की बात करें तो बाइबिल में भी इसमें लिखा गया था कि जो सारे मनुष्य हैं उनका उत्पत्ति क्या एक ईश्वर ने की थी। और बात करें कुरान, तौरान, इन सब सारे ग्रंथों में और मनुस्मृति भी में लिखा गया था कि जो कि मानव थे उनका एक शतरूपा स्त्री थी और मनु पुरुष, इन दोनों को पहली बार धरती पर बनाया गया। फिर उससे क्या हुआ? संतानों की उत्पत्ति बढ़ते बढ़ते आज पूरी जनसंख्या इतनी हो गई हमारे आज के रूप में। तो डार्विन ने जब अपना मत प्रस्तुत किया तो इन्होंने दरअसल बात यह है कि क्या किए? ये मतलब अवशेषों से इन्होंने अवशेषों से अध्ययन किया तो उन्हें
पता चला कि अवशेषों से कि हमारे जो जो प्रजातियाँ थे वो मतलब हमारे मनुष्य जो थे बहुत करोड़ों वर्षों पहले से ही थे। 240 360 लाख वर्ष पहले से, लाख वर्ष पहले से 240 लाख वर्ष पहले क्या प्रजातियों का उत्पत्ति हुआ। और जो मानव हम लोग आज देखते हैं वैसे मानव का तकरीबन 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर आ चुके थे। कब? 56 लाख वर्ष से पहले पृथ्वी पर आ चुके थे। अब हम लोग पहले समझते हैं वन बाय वन, पहले सारी चीज़ें हम लोग ये पहले बेसिक चीज़ें देख लिए। अब देखेंगे हम लोग कि पहले देखेंगे कि इसका थोड़ा परिचय अब देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे अवशेष क्या होते हैं और जीवाश्म क्या होते हैं, प्रजातियाँ क्या होती है, इन सब चीज़ों को बारी बारी देखते चलेंगे कि मानव का विकास कैसे हुआ, सभी चीज़ों को देखते। अब हम लोग देखेंगे कि परिचय, इसको थोड़ा सा पहले परिचय देख लेते हैं। 56 लाख वर्ष पहले पहले जो मानव था, हमारे जो मानव की जो आज के जैसे मानव थे, मतलब मानव आज जैसे मतलब कि वो खड़े होकर चलते थे और उनकी पूंछ नहीं थी, उनके हाथों का वो अपने प्रयोग कर लेते थे और औजार भी बनाते थे, उनका उपयोग भी कर लेते थे। ऐसे मानव लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमारी धरती पर आ चुके थे। और इससे पहले की बात करें तो 200 लाख वर्ष पहले ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव का उत्पत्ति हुई जिन्हें हम मानव कह सकते थे। वो क्या थे? पहले बंदर थे, ये 4 पैर पर चलते थे, 4 पैर पर चलते थे, ये 4 पैर पर चलने वाले होते थे। और ये जो इनके आगे के 2 पैर होते थे क्या होते थे? ये बहुत लचीले होते थे और ये लचीले होते थे। ये ऐसे मानव हुए, फिर इनके जो फिर धीरे धीरे विकास होता गया इनके, फिर मानव जो ये मानव है इनके पूंछ नहीं होते थे और फिर ये सीधा 2 पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखे, फिर अपने हाथों का प्रयोग करना सीखे, औजार बनाना सीखे, प्रयोग करना सीखे। अब बात करते हैं कि ये जो प्राचीन मानव थे वो भोजन कैसे करते होंगे। ये जो मानव थे भोजन फल फूल मतलब जंगली, उस समय जो भी जंगली फल फूल थे वो जैसे कंद मूल ये सब फल फूल थे, जानवरों को मार कर उनसे मांस प्राप्त करके अपना भोजन करते थे, या फिर जो मरे हुए जानवर थे उनके शरीर से क्या करते थे? मांस निकाल कर अपना भोजन करते थे। फिर धीरे धीरे जब विकास होता गया इनका तो ये सब क्या करने लगे? भोजन को इकट्ठा करने लगे। जैसे कि मान लीजिए इनको लगा कि जो इस समय भोजन है, मान लीजिए कि इस समय कोई भोजन है वो आने वाले कुछ 1-2 महीने बाद न मिले, तो इन्हें हम वो लोग क्या करने लगे कि उन लोग जानने लगे कि ये भोजन अभी भी जो ये सब वो सामग्री है वो आगे आने वाले समय में नहीं मिलेगा। तो वो सब क्या करने लगे कि उन्हें पहले से ही इकट्ठा करने लगे। इकट्ठा कर लेंगे कि तो क्या करेंगे? पहले उसे आने जब खत्म हो जाएगा तब इसका हम भोजन के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ये सब इकट्ठा भोजन को भी इकट्ठा करने लगे। फिर क्या करने लगे? लेकिन इकट्ठा करते थे लेकिन इनका घूम फिर कर भोजन करने का सिलसिला भी चलता रहा। फिर ये सब क्या करने लगे? घर बनाने लगे, झोपड़ियाँ बनाने लगे, उसमें रहने लगे और सारी चीज़ें करने लगे। तो ये सारी जानकारी हमें प्राप्त कैसे होती है? ये सब हमें जानकारी अवशेषों से प्राप्त होती है। तो जो अवशेष है ये लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो भी जीव जंतु थे क्या हुए? मिट्टी में दब के सड़ के मर गए। फिर उनके बाद जो उनकी हड्डियाँ अस्थियाँ थी वो क्या हुई? वो धीरे धीरे जीवाश्म रूप में परिवर्तित हो गई। तो फिर उससे हमें क्या खुदाई करने जब पुरातत्वविद या फिर खुदाई करते हैं उस स्थान में गहराई तक खुदाई करने के बाद क्या मिलता है? ये जीवाश्म में मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। फिर उनसे क्या लगता है? उनसे हमें किसी भी जैसे मान लीजिए कि हमें एक खोपड़ी मिल गई, तो इससे हम क्या करेंगे? पुरातत्वविद इसे रासायनिक विश्लेषण पद्धति इसके काल क्रम को निकालने के लिए 2-3 प्रकार से इनका काल निर्धारण किया जाता था। एक था रासायनिक विश्लेषण प्रक्रिया और दूसरा था एक कार्बनिक प्रक्रिया, कार्बन करके एक आता है रासायनिक प्रक्रिया। उससे भी क्या करते थे? ये सब किसी भी जीव का मतलब कि वो कितना समय पहले का है वो अवशेष उसका अनुमान लगाया करते थे। इससे क्या हुआ? वो काल अगर एक बार किसी भी मतलब कि अवशेष का काल निर्धारण हो जाता था उससे क्या हो जाता था? आगे उनके अध्ययन में कालक्रम में वो आसानी होती थी। अब समझते हैं सबसे पहले जीवाश्म क्या होता है। आपके मन में बहुत सारी मतलब कि होते होंगे कि अरे भाई ये जीवाश्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो अब समझते हैं जीवाश्म।
जीवाश्म मतलब कि मान लीजिए जीवाश्म वो होते हैं जो कि व्यक्ति हो, मतलब जंतु, जीव जंतु या फिर पेड़ों के सुरक्षित अवशेष जो हमें आज प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ये जो जीवाश्म है सदियों साल पहले क्या हुए, जो प्राणी या पौधे मर गए और इनका अपघटन न हो पाया। अपघटन मतलब ये नष्ट न हो, अपघटित न हो और नष्ट न हो पाए, तो ये क्या हुए, ये नीचे जम गए, मतलब नीचे जमे क्या वहीं पर हो गए मान लीजिए। और फिर नदियों से आया पानी, क्या हुआ, मिट्टी अपने साथ लाया, फिर ये क्या हुआ, गीली मिट्टी में पड़ गए और गीली मिट्टी में इनकी छाप पड़ी। फिर उसके बाद वो परिवर्तित होते होते, समय परिवर्तित होते होते और ये यहाँ फिर धीरे धीरे क्या चट्टानों में परिवर्तित हो गए। समय धीरे धीरे बदलते गए, ये चट्टानों में परिवर्तित हो गए। फिर ये क्या हुए, आज की खुदाई के समय ये मिलते हैं। इनका जो जीवाश्म है, इनका निर्माण कब हुआ, परतदार चट्टानों से। परतदार चट्टानों के निर्माण के समय जीवाश्मों का भी निर्माण हुआ। ये जो जीवाश्म है बहुत सारे पुराने हैं। अगर बात करें सबसे पहले जीवाश्म कहाँ बने होंगे, तो सबसे पहले जीवाश्म समुद्र में सबसे पहले जीवाश्म वैज्ञानिकों का अनुमान लगाया गया कि सबसे पहले जीवाश्म कहाँ, समुद्र के तट पर बने थे और ये लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले 10 करोड़ वर्ष पहले बने होंगे। 10 करोड़ वर्ष पहले समुद्र के तट में ये जीवाश्म बने होंगे। फिर बात करते हैं आगे, जो ये अकशेरुकीय जीव, आप सोचेंगे कि अकशेरुकीय जीव क्या होते हैं। अकशेरुकीय जीव उसे कहते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम लोग मानव हैं या फिर जैसे हम लोग हैं मानव, स्त्री पुरुष और मवेशी, मतलब गाय भैंस बकरी, ये सब क्या है, ये सब वह जंतु हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। ये क्या हुए, ये कशेरुकी जीव कहलाएंगे। और अकशेरुकी जीव वे होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं, जैसे कि स्टारफिश और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके पास, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और केचुआ, ये सब प्रजातियाँ जो हैं उनके पास, उसे अकशेरुकी कहते हैं। जो ये अकशेरुकी जीव थे और क्या हुए, समुद्र के नीचे रेत में दबे। फिर वो सबसे पहले क्या जीवाश्म कहाँ बने, समुद्र के तट पर बने। फिर इसके बाद लगभग 5 मिलियन वर्ष बाद 5 मिलियन वर्ष बाद क्या हुआ, डायनासोर और अन्य प्रजातियाँ क्या हुई, फिर उसके ऊपर मरे। फिर इस अकशेरुकी जीव के ऊपर इनका जीवाश्म मतलब अवशेष स्थापित, मतलब उसके बाद मरे तो इसके ऊपर उन सब की अवशेष हुई। फिर इन सब का जीवाश्म इनके ऊपर बना। तो फिर क्या हुआ, जब इन खुदाई के समय तब फिर ये मिलती है। तो इसका अनुमान कैसे लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि 4 परतें हो गई, 4 परतें हो गई, एक मान लीजिए परत है, एक परत है, एक परत, एक परत, 4 परत। जो सबसे पहले वाले जीव हमारे होंगे तो ये नीचे सबसे यहाँ होंगे। फिर इसके बाद मान लीजिए ये 10 करोड़ वर्ष पहले की बात है, ये फिर उसके बाद 5 करोड़ वर्ष, तो ये यहाँ पर बने होंगे। फिर उसके बाद बात करें यहाँ पर दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर मान लीजिए 2 करोड़ वर्ष पहले और ये 10 लाख वर्ष पहले। तो ऐसे ये चौथा स्थान पर जब खुदाई होगा तो सबसे पहले कौन मिलेगा, ये जीवाश्म मिलेंगे जो सबसे ऊपर बने होंगे, तो वे जीवाश्म मिलेंगे। और सबसे नीचे से खुदाई होते होते जब सबसे नीचे मिलेंगे तो वो कौन से जीव होंगे, जो सबसे पहले मरे होंगे, और तो वो सबसे नीचे मिलेंगे। तो खुदाई के समय ऐसे उनका पता लगाया जाता है। ये जो जीवाश्म होते हैं, ये जीवाश्मों से हमें जानकारी क्या मिलती है, जीवाश्मों से हमें मानव के विकास, की प्रक्रिया और मानव विकास की प्रक्रिया, मतलब मानव प्राचीन काल में कैसे थे, उनकी मतलब कि विकास क्षमता कैसे थी, वो क्या क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, इन जीवाश्मों के आधार पर ही वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। फिर दूसरा मिलता है कि सरीसृप, ये समझते हैं। सरीसृप मतलब सरीसृपों से क्या हुआ, पक्षियों का निर्माण हुआ। ये जीवाश्मों से ही हमें पता प्राप्त होते हैं, इसे भी समझेंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद पता चलते हैं कि मानव की विकास समझते हैं, सरीसृपों समझते हैं,
और जीवों की जो जटिल प्रक्रिया सरल प्रक्रिया से जटिल प्रक्रिया से जो सरल प्रक्रिया, मतलब जो कि पहले 4 पैरों पर चलते थे, अब 2 पैरों पर चलने लगे, आसानी से बोलने लगे, समझने लगे, लिखने लगे, कला सब विकसित हुई, उसी समय जीवाश्मों से ही पता चलती है। अब समझते हैं ये जो सरीसृप क्या होते हैं और इनसे पक्षियों का निर्माण कैसे हुआ। आप सब अक्सर सुने होंगे कहावतों में कि पहले मुर्गी है या फिर अंडा आया। आप ये जब सुने क्वेश्चन तो आपके पास भी इसका कोई आंसर ना होगा, तो आज इस वीडियो का भी खुलासा कर देते हैं, मतलब इस बात की भी खुलासा करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि पहले मुर्गी है या फिर अंडा, इस बात का भी आपको आंसर मिल जाएगा। आप फिर किसी के भी सामने इस बात को आसानी से बता पाएंगे कि पहले क्या आया। ये सिर्फ मुर्गी ही नहीं, मुर्गी और अंडा में ही नहीं, ये तो हर पक्षी में, ये रूल हर पक्षी में अप्लाई होता है। जैसे कि कोई भी पक्षी हो जो अंडा देता हो, उनके भी बात यही होगा, लेकिन आसानी के लिए लोग कह देते हैं पहले मुर्गी आया फिर अंडा आया। तो इसे समझते हैं। ये सरीसृप क्या होते हैं? सरीसृप क्या होते हैं? सरीसृप मतलब कि सड़क कर चलने वाले जीव को क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं। सरीसृप मतलब जो सड़क के चलते हैं। सड़क के चलने में आप सोचेंगे कि इस सड़क के कौन से जीव चलते हैं? जैसे क्या मान लीजिए सर्प हो गया, छिपकली हो गया और केचुआ हो गया, ये सब क्या होने हैं? ये सब सड़क के चलने वाले जीव होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? सरीसृप। इन्हीं जीवों से क्या हुआ? पंछियों का निर्माण हुआ। न पहले अंडा आया न पहले मुर्गी आई, पहले क्या है? पहले सरीसृप आए जिनसे पक्षियों का हमारे निर्माण हुआ। तो आप कहेंगे अच्छा ऐसे कैसे हो गया? तो ये बहुत करोड़ों वर्षों पहले की क्या है, एक विकास की प्रक्रिया के तहत ये सब हुआ। तो आप सब सोचेंगे कि मान लेते हैं ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हुआ? एक उदाहरण देते हैं। समझ लीजिए पहले क्या थे? मानव पहले बंदर के रूप में थे, और आज हम लोग कैसे हैं? आज मानव कैसे हैं? आज मानो हम जैसे हैं। तो कहेंगे कि आप ये बंदर के जैसे थे तो मानव कैसे बने? उसी प्रकार जिस प्रकार हम बंदर से मानव आज के रूप में बने, उसी प्रकार सरीसृप से पक्षियों का भी निर्माण हुआ। आज के जो पक्षी वो सरीसृप से बने। मानव बंदर से मानव बने तो सरीसृप से पक्षियाँ बनी। तो समझ आएगी सारी बातें। अब आगे समझेंगे निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव की खोपड़ी। आप सोचेंगे कि ये निएंडरथल मानव कैसा होता है? देखिए ना, ये निएंडरथल मानव तो मानव होता है, बात समझाइए, मानव तो मानव होता है। इसको हम मान लीजिए कि ये क्या थे? बहुत पुराने प्राचीन मान लेते हैं। ये थे 200 लाख वर्ष पहले के, सब ये थे 200 लाख वर्ष पहले के मानव थे। क्या समझा? 200 लाख वर्ष पहले के मानव थे। तो इन्हें पहचानने के लिए, मतलब इन्हें समझने के लिए क्या क्या, इनका नाम निएंडरथल मानव रख दिया गया। अब इनका नाम निएंडरथल क्यों रखा गया? इनकी जो खोज हुई ना, ये निएंडर घाटी में हुई। इनकी जो अवशेष है ये निएंडर घाट में, मतलब ये जर्मन में पड़ने वाला एक शहर है। जर्मनी में स्थित एक शहर है जहाँ पर इन निएंडरथल मानव की खोज हुई। तो इनका नाम निएंडर घाट के आधार पर इनका नाम रखा गया निएंडरथल मानव। जो ये निएंडरथल मानव है, इनकी खोज, अवशेष की खोज 1856 ईस्वी में हुई। 1856 ईस्वी में क्या दरअसल बात क्या होगी? जो चूना, मतलब कि चूना की खुदाई में काम कर रहे मजदूर, चूना की खुदाई के लिए काम कर रहे थे मजदूर। ये जो चूना की खुदाई में काम कर रहे थे मजदूर, वो सब अंदर तक खुदाई करते करते जब अंदर पहुंचे तो उन्हें क्या मिला? ये निएंडरथल मानव की खोपड़ी का अवशेष मिला। तो वो उसे क्या किए? जो मजदूर थे उसे क्या किए? वो पास के स्कूल के अध्यापक के पास ले गए, जो कि एक प्राचीन इतिहास के अध्यापक थे। उनका नाम था जोहान कार्ल फुहररोट, एक अध्यापक थे। उन सब का भाई तो नाम ही बहुत अटपटा नाम होता है, जल्दी याद भी नहीं होता। जोहान कार्ल फुहररोट उनका नाम था, जो अध्यापक थे। क्या थे? ये स्कूल में पढ़ाया करते, छोटे मतलब के विद्यालय के प्रोफेसर थे। और ये क्या करते थे? ये प्राचीन इतिहास के टीचर थे। तो इन लोगों ने, इनको क्या मिली निएंडर घाट में 1856 में? कुछ हड्डियाँ मिली, कुछ खोपड़ी मिले और कुछ बहुत सारे अवशेष मिले। इन्हें इकट्ठा करके ये सब ले गए इनके पास। तो इन्होंने इस पे अध्ययन किया। फिर इनको मतलब कि पूरी अच्छे से इन्हें नहीं समझाया, बस इन्हें इतना समझ गया कि ये क्या है, ये किसी बहुत अलग प्रजाति की खोपड़ी है। तो इन्होंने क्या किया? एक प्रोफेसर, हाई क्वालिटी प्रोफेसर के पास इनका एक प्लास्टर फार्म बनाकर भेजा।
प्लास्टर फार्म। ये आप सोचेंगे प्लास्टर फार्म क्या होता है? प्लास्टर फार्म जैसे कि देखिए आपके किसी का हाथ, किसी का हड्डी टूट जाने के बाद जो कि प्लास्टर को यहाँ पर लपेट के सफ़ेद कलर का होता है, उसके लपेट के हड्डी को बांधने के लिए होता है, उसी को प्लास्टर फार्म कहते हैं। उसी का इन्होंने एक क्या बनाया, साँचा बनाया इस खोपड़ी का, उसी में एक साँचा बनाया और इस प्लास्टर फार्म को क्या किया, एक अगले मतलब हाई लेवल के अध्यापक के पास उनको अध्ययन के लिए भेज दिया। उनका नाम था हरमन सोहाब-हाउसन। इनका क्या नाम था? हरमन सोहाब-हाउसन, जिनके पास इन्होंने भेज दिया। फिर इन्होंने क्या किया, एक वर्ष तक जाप के अध्ययन किया। फिर इन्होंने 1857 ईस्वी में एक पत्र प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने अपना बयान बयान प्रकट किया। इन्होंने कहा कि ये जो मानव है, इन खोपड़ी बहुत पुरानी है, आज से बहुत प्राचीन मानव की खोपड़ी है और ये किसी जड़ बुद्धि मतलब कि मानव की खोपड़ी है, जो कि एक जड़ बुद्धि मानव खोपड़ी है, जो कि इनकी खोपड़ी के जो आकार बहुत छोटा था और एक जो जबड़े थे वो बहुत भारी थे। एक बंदर के आकार की खोपड़ी थी, इनके जबड़े बहुत भारी थे, जो दांत थे वो बहुत बड़े बड़े थे और जो मस्तिष्क था वो छोटा था। तो इन्होंने अध्ययन में वो अपने एक वर्ष बाद उन्होंने अपना एक पत्र प्रकाशित किया, उसमें इन्होंने सारी चीज़ें बताया। सबसे पहले जब इस निएंडरथल मानव की खोपड़ी जब मिली लोगों को, तो इन्होंने इसे मानव की खोपड़ी से ही मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो कोई जड़ या बुद्धि या फिर मूर्ख प्राणी की खोपड़ी है। भाई आज जैसे हम लोग मानव हैं, तो आज अगर आपको कोई ऐसा मानव है, मान लीजिए हमारे आज जो खोपड़ी आज बहुत बड़ा खोपड़ी आकार है और बहुत विस्तृत है और हम लोग कोई भी कार्य को सोच समझ अच्छा कर लेते हैं, लेकिन पहले जो प्राणी थे, हमारे जो पूर्वज, वो कैसे थे? ऐसे नहीं थे, बंदर के आकार के थे। बंदर के पास कितना दिमाग होता है आप जानते होंगे। उसी के मान लीजिए बंदर के ही इतना दिमाग उन लोगों के पास था। तो उन्होंने इस पत्र में प्रकाशित किया, जिससे क्या हुआ, ये डार्विन ने फिर उसके अध्ययन करने के बाद इस चीज़ को उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया। तो फिर क्या हुआ, जब इन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने बताया कि जो मानव है उनका विकास एक क्रमिक आधार पर धीरे धीरे हुआ। तो उसके बाद खोपड़ियाँ थी, वो 4 प्रकार की खोपड़ियाँ थी। जो प्रथम खोपड़ी थी वो एक वानर की खोपड़ी मिली, एक जो कि 25 मिलियन वर्ष पहले मतलब कि 250 करोड़ वर्ष पहले की पहली खोपड़ी मिली। तो वो पहली जो खोपड़ी मिली वो 250 करोड़ वर्ष पहले की। तो बहुत एक वानर की खोपड़ी थी, माने एप वानर की खोपड़ी थी। यह एक इनकी जो खोपड़ी का आकार था छोटा था और इनमें जबड़े भारी थे वो होते थे और दांत जो होते थे बड़े होते थे। ए नाम की खोपड़ी मिली एक वानर की, ये 25 मिलियन वर्ष पहले मतलब कि 250 करोड़ वर्ष पहले की बात है। ढाई करोड़ वर्ष पहले की बात है, वानर की खोपड़ी मिली 2.5 करोड़ वर्ष पहले की बात है। फिर उसके बाद मिला ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्राणी की खोपड़ी मिली। यह कम से कम यह 5.6 मिलियन वर्ष पहले, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो प्राणी था, इसकी खोपड़ी जब वैज्ञानिकों को मिली तो इन्होंने रिसर्च किया। फिर इन्होंने बताया कि यह 5.6 मतलब 5 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले की ये खोपड़ी है। इनकी जो खोपड़ी की आकार थी, ए वाले खोपड़ी से क्या थी, थोड़ा बड़ा होता था, जबड़े थे हल्के थोड़े कम थे, कम भारी थे, दांत थोड़े कम छोटे थे। और फिर उसके बाद सी क्या हुआ, होमो इरेक्ट्स नामक प्रजाति की खोपड़ी मिले। होमो इरेक्ट्स नामक प्रजाति की खोपड़ी मिले। ये खोपड़ी 1.8 मिलियन वर्ष पहले, यह खोपड़ी 1.8 लाख वर्ष मिलियन पहले क्या हुई, उस समय वो अस्तित्व में थी। मतलब कि होमो इरेक्ट्स जो प्रजाति थी 1.8 लाख मिलियन वर्ष पहले धरती पर थे। तो इनकी जो थी खोपड़ी मतलब कि मतलब कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो प्राणी है उससे क्या होता, थोड़ा बड़ा था। इसके जबड़े थोड़े हल्के होते थे और दांत क्या होते, थोड़े छोटे होते थे। और इनकी जो मस्तिष्क था आकार थोड़ा बड़ा होता था। और ये अपने हाथों का भी प्रयोग कर लेते थे, ये अपने हाथों का प्रयोग करते थे सूक्ष्म तरीके से, और औजार भी बनाते थे, उनका उपयोग भी कर लेते थे। एक खड़े होकर चलने वाले मानव थे और इनके क्या होते, पूछ नहीं थे। समझ आ गया। और लास्ट वाला आता है डी, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस यानी कि हम जैसे प्राणी,
हम लोग जो प्राणी हैं वो हम लोग क्या है, आज के जो मानव है वो ऐसे मानव कम से कम ये 19 लाख वर्ष पहले से 16 लाख वर्ष पहले अस्तित्व आ गए थे। इतने समय में इस समय थे ये लोग जो थे, ये क्या करते थे, बातचीत भी करना जानते थे, लिखना भी जान गए और ये सब अच्छे से चलना और हाथों का प्रयोग अच्छे से करना जान गए। लेकिन जो हाथों की मजबूती की बात करें तो ये हाथ क्या थे, इन लोगों के हाथों की मजबूती बहुत ही पहले से इन लोगों के हाथ जो होते थे बहुत मजबूत होते थे। फिर इसके बाद जो होमो सैपियंस है ये मानव क्या है, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। होमो सैपियंस ये मानव के वैज्ञानिक नाम है। समझा गया बात। अब इस सारी चीज़ें हम लोग समझ लिए। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए फिर अगली वीडियो में फिर हम लोग और चीज़ें देखेंगे कि मतलब कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव कैसे थे, निएंडरथल मानव कैसे थे, होमिनिड मानव कैसे थे, होमिनाइड्स मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, सारी चीज़ें अगली वीडियो में फिर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।